हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस फॉर यू पर। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का हिंदी का नागरी लिपि, यानी जो आप लोग का चैप्टर नंबर 5 है वो क्या है, नागरी लिपि है। और उसी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी पर हम लोग 1 बाय 1 करके चर्चा करेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे जिसमें समझने में किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगा। तो सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है नागरी लिपि, ये 5 नंबर चैप्टर है। और कोई भी आप लोग का जैसे कहानी, जो कोई भी पार्टन हुआ, कहानी, कविता, भाषण, निबंध, कुछ ना कुछ जरूर होता है। तो ये आपका क्या है, निबंध है। ठीक है, ये क्या है, निबंध दिया गया है। इतना सारा पॉइंट आप लोग को याद रखना है कि ये क्या है, आप लोग का निबंध है। उसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं इस पार्ट के रचनाकार, यानी आप लोग का जो ये पार्ट है नागरी लिपि, इस चैप्टर के जो चैप्टर जो है ना उसका लेखक कौन है, यानी कि रचनाकार कौन है, तो गुणाकर मूल्य। ठीक है, तो आप लोग को गुणाकर याद रखना है कम से कम। गुणाकर मूल्य इसका पूरा नाम है। अगर बात कर लेते हैं लेखक का जन्म का, तो लेखक का जन्म जो है ना 1935 ईस्वी महाराष्ट्र के अमरावती जिले के गांव में हुआ था। गांव में 1935 ईस्वी के महाराष्ट्र के अमरावती जिले में, जिला का नाम है अमरावती और महाराष्ट्र जो है वो राज्य का नाम है। ठीक है, उसके बाद आप लोग का आ जाता है यहाँ पर मृत्यु के बारे में। मृत्यु कब हुआ था, 2009 ईस्वी में हुआ था। कितने में, 2009 ईस्वी में हुआ था। इतना सारा याद रखना है। और इनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं, मतलब जो उसने रचना किया है, जैसे अक्षरों की कहानी, भारत इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक। उसके बाद आता है सौरमंडल, सूर्य, नक्षत्र लोग, भारतीय लिपियों की कहानी, अक्षर कथा, संसार की, मतलब इसमें अक्षर कथा जो है उसी से रिलेटेड यहाँ पर सारा चीज़ लिखा गया है। तो ये सब का जो रचना किया है वो किसने किया है, गुणाकर मूल्य ने किया है। ये था थोड़ा उनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट। अब यहाँ पर से हम लोग आगे जो बढ़ेंगे वो है आप लोग का बुक का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, यानी इस नागरी लिपि से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सब है। तो सबसे पहला क्वेश्चन 1 नंबर में आता है कि नागरी लिपि निबंध के लेखक कौन है। तो सबसे पहले आप लोगों को पॉइंट याद रखना था कि इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो लेखक का नाम पूछा जाता है, लेखक का मतलब पहले नंबर में क्या आता है, नाम हो गया। और उसके बाद जो है ना क्वेश्चन कहाँ से रहता है, जन्म से, मतलब जन्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मृत्यु से रिलेटेड यहाँ तक। इसके बाद जो मतलब उसके आगे जो पूछा जाएगा ना वो पूछा जाएगा विद्या, उसका मतलब विद्या क्या है, निबंध है, कहानी है, भाषण है, क्या रहता है उस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो नागरी लिपि वो क्या है, निबंध है। इसके लेखक के बारे में पूछा गया कौन है, तो पहला ऑप्शन दिया गया गुणाकर मूल्य, उसके बाद है ओगे, उसके बाद है पंत, उसके बाद है प्रसाद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुणाकर मूल्य। नेक्स्ट पार्ट इसका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है। यानी नागरी लिपि शीर्षक, जो शीर्षक मतलब जो हेडलाइन जो नाम है वो साहित्य की कौन सी विद्या है। पहला ऑप्शन है साक्षात्कार, निबंध, भाषण या फिर कहानी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आप लोग का निबंध। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है गुणाकर मूल्य द्वारा रचित निबंध कौन सी है। यानी गुणाकर मूल्य के द्वारा जो एक निबंध रचा गया है वो कौन सा है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है नाखून क्यों बढ़ते हैं, दूसरा ऑप्शन है परंपरा का मूल्यांकन, फिर है नागरी लिपि, उसके बाद क्या है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागरी लिपि। नागरी लिपि किसके द्वारा लिखा गया है, गुणाकर मूल्य के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था। तो गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था, तो पहला ऑप्शन है 1935, सेकंड ऑप्शन 1925, 1916, 1908। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1935 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख किस प्रदेश से मिलते हैं। तो किस प्रदेश से, मतलब प्राचीनतम जो पुराना है वो किस प्रदेश से मिलते हैं। उसकी पहला ऑप्शन दिया गया है दक्षिण प्रदेश, कलिंग प्रदेश, पांड्य प्रदेश, उसके बाद है कोकण प्रदेश। ठीक है, तो 5 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिलने लग जाते हैं। तो मतलब मिलने लग जाते हैं कौन सी सदी में। पहला ऑप्शन दिया गया 8वीं सदी, 9वीं सदी, 10वीं सदी या फिर 11वीं सदी। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, कितने में, 11वीं सदी में मिलने लग जाते हैं। ठीक है, कितने में, 11वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन दिया गया है नागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है। तो नागरी लिपि जो देखिए कोई भी चीज़ होता है ना उसका एक लिपि अलग होता है जिसमें उसको लिखा जाता है। जैसे इंग्लिश का एक अलग आता है, हिंदी है, फिर उसके बाद मराठी वगैरह वगैरह जितना भी सारा लैंग्वेज है ना वो सब के सब एक लिपि में लिखा जाता है। ठीक है, मतलब उसमें जैसे कि कोको वाला अक्षर होता है ना उसकी एक लिपि बांट दिया जाता है। तो पहला ऑप्शन में मतलब इसका क्वेश्चन क्या था कि देवनागरी जो लिपि है ना उसमें कौन कौन से लैंग्वेज को लिखा जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है
हिंदी, नेपाली यानी कि खसखुरा व नेवारी, मराठी उपर्युक्त सभी। तो देखिए हम लोग जो पढ़ते हैं हिंदी भाषा वो भी किस में लिखी जाती है, देवनागरी में। नेपाली भाषा भी किस में लिखी जाती है, देवनागरी में। और मराठी भाषा जो भी लिखी जाती है वो भी किस में लिखा जाता है, देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। यानी उत्तर भारत में जो देवनागरी लिपि के बारे में जो पता चलने लगता है वो कब से, 8वीं सदी, छठी सदी, 9वीं सदी या फिर चौथी सदी। बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कब से, 9वीं सदी से मिलना शुरू हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी के आदि कवि हैं। तो हिंदी के आदि कवि कौन है। पहला ऑप्शन दिया गया है चंद्रवर दाई, उसके बाद अमीर खुसरो, बिहारी लाल या फिर सरहदपाद। ठीक है, तो 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरहदपाद। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में देख सकते हैं पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरहदपाद की कीर्ति है। तो ऑप्शन दिया गया है दोहा कोश, पृथ्वीराज रासो, उसके बाद मृच कटिकम, उसके बाद मेघदूतम। तो राइट क्या आंसर हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोहा कोश। दोहा कोश के लेखक कौन है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, सरहदपाद। ठीक है, क्या जाएगा यहाँ पे, सरहदपाद हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 11 नंबर क्वेश्चन है, नागरी लिपि के लेखक है। नागरी लिपि जो पाठ है उसके लेखक कौन है। तो ऑप्शन दिया गया महात्मा गांधी, विनोद कुमार शुक्ल, गुणाकर मूले, यतीन्द्र मिश्र। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुणाकर मूले। ठीक है, यहाँ पे नागरी लिपि क्या हो जाएगा, गुणाकर मूले। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर क्या लिखा है, यहाँ पे वीर कैलस जैसे शब्द डैश लिपि में अंकित हैं। तो किस लिपि में लिखा गया है, तो ब्राई लिपि, खरोष्टी या गुजराती या फिर देवनागरी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवनागरी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों का लिपि को कहा है। तो उस टाइम जो उसका लिपि था उसको क्या कहा जाता था, नंदी नागरी या फिर देवनागरी, गुजराती या फिर ब्राही। तो 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13वीं सदी में जो है ना उसको क्या कहा जाता था ना, कि 14वीं-15वीं सदी में जो है ना विजयनगर के शासक सब जो होते थे देवनागरी को क्या नाम देते थे, नंदी नागरी। ठीक है, किस क्या चीज़ नाम देते थे, नंदी नागरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेतमा तान पत्र किस समय का है। तो बेतमा तान पत्र के बारे में भी अब किताब में वर्णन आप लोग पढ़िएगा अच्छे से, कहानी को बहुत अच्छा है तो उसके बारे में पता चलेगा। तो ऑप्शन दिया गया 1020 ईस्वी, 1021 ईस्वी, 1022 ईस्वी, 1023 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 1020 ईस्वी में। ठीक है, बेतमा तान पत्र का जो समय है ना वो कब से कब चला था, 1020 ईस्वी में चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गुणाकर मूले ने अपनी किस पुस्तक में संसार की प्रायः सभी प्रमुख पुरालिपियों की विस्तृत जानकारी दी है। यानी किस गुणाकर मूले ने जो है संसार की सभी प्रायः जितना भी पुरालिपियाँ मतलब पुराना सब लिपि है ना उसमें उसका जो वर्णन किया है वो किस में किया है। तो ऑप्शन दिया गया अक्षर कथा, अक्षर मतलब कि अक्षरा की कहानी, भारत इतिहास और संस्कृति, इसके बाद है नक्षत्र लोग। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अक्षर कथा में जो है ना इसने अपना सभी पुराने लिपियों के बारे में बताया है, किसने, गुणाकर मूले ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 16 नंबर क्वेश्चन है, महमूद गजनबी के बाद भारत के किस शासक ने अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए हैं। तो ऑप्शन दिया गया मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह या फिर उपयुक्त सभी। तो 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। मोहम्मद गौरी भी आए थे, अलाउद्दीन खिलजी भी आए थे और शेरशाह सूरी भी आए थे। इन सभी ने जो सिक्कों पर जो मतलब लिखवाया था ना तो उस पर किस भाषा में, तो वो मतलब नागरी लिपि में ही शब्द उसमें खुदवाए थे। मतलब कि जो जैसे हम लोग मान के चलो सिक्का बनाते हैं यहाँ पे 2 लिखा रहता है, कैसे यहाँ पे लिखा रहता है भारतीय रिजर्व बैंक, फिर भारत, तो ये सब चीज़ जो किस में लिखाया गया था वहाँ पर, तो वो देवनागरी लिपि में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तर भारत में पहल किस राजाओं के मतलब पहले होता है। ठीक है, पहल किस राजाओं के लेखों में नागरी लिपि देखने को मिलती है। यानी कि पहले के पहले सबसे पहले जो है ना भारत की उत्तर भारत में अगर इस लिपि का वर्णन है तो वो किस राजा के शासनकाल में हुआ है। तो अब ऑप्शन है दिया गया राष्ट्रकूट राजा, गुर्जर क्या है, गुर्जर प्रतिहार राजाओं, चोल राजाओं, इनमें से कोई नहीं। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुर्जर प्रतिहार राजाओं। ठीक है, इसके समय में देखने को मिलता है, कौन सा, नागरी लिपि के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 18 नंबर क्वेश्चन है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं। तो नागरी लिपि का जो स्टार्टिंग से पता चलता है कि यह लेख स्टार्ट हो चुका था वो कहाँ से हुआ था, ये चीज़ बताना है। तो ऑप्शन दिया गया है पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत, उत्तरी भारत। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी भारत से हुआ था।
उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नक्षत्र लोक किस लेख की कृति है, किस लेखक के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन दिया गया विनोद कुमार शुक्ल, उसके बाद गुणाकर मूल्य, 2 ऑप्शन इसका नीचे में होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और क्या मैक्स मूलर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नक्षत्र लोक जो है किसके द्वारा लिखा गया, तो वो किसके द्वारा, गुणाकर मूल्य के द्वारा लिखा गया है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, मराठी भाषा की लिपि है, यानी मराठी भाषा जो लिखी जाती है कौन सी लिपि में। ऑप्शन दिया गया खरोष्टी लिपि, प्राकृत लिपि, नागरी लिपि या फिर देवनागरी लिपि। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो मराठी भाषा जो लिखी जाती है वो किस में लिखी जाती है, देवनागरी में लिखी जाती है। ठीक है, किसमें, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये भी क्वेश्चन जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, धारा नगरी के कौन परमार शासक विधानुरागी थे। तो ऑप्शन दिया गया महेंद्र पाल भोज या मिहिर भोज या फिर अमोघ वर्ष। तो 21 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, भोज। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था। ऑप्शन दिया गया है देव, महादेव, शैलदेव या फिर रामदेव। ठीक है, तो रामदेव बाबा में समझिए, मतलब उसके नाम के बारे में पूछा गया, चंद्रगुप्त जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता था। तो बताना है इसका मतलब और क्या नाम था इसका, उसको बोला जाता था देव। ठीक है, ये जब कहानी खत्म होने वाला है ना, तो उसी लास्ट पेज में दिया गया इसके बारे में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है, यानी हिंदी भाषा जो लिखते हैं वो कौन सी लिपि में लिखते हैं। ऑप्शन दिया गया है ब्राही लिपि, देवनागरी लिपि, चित्रलिपि या फिर गुरुमुखी लिपि। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कौन कौन सी भाषा, हिंदी, मराठी और देवनागरी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दोहा कोश किसकी रचना है, यानी दोहा कोश जो लिखा गया वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन दिया गया है सरहपाद की या फिर रसखान की, उसके बाद है जीवनानंद दास की या फिर गुरु नानक की। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, रामायण की रचना किस भाषा में हुई है। ठीक है, रामायण बहुत ही पहले लिखा गया है और इसके लेखक कौन है, वाल्मीकि जी हैं, और वो बहुत पुराना है और उस समय में जब जाता था संस्कृत चलता था। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, संस्कृत, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, संस्कृत भाषा में। रामायण जो लिखा गया था किस भाषा में, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं, तो ये कहाँ की भाषाएं हैं, उत्तर भारत की, पश्चिम भारत की, पूर्वी भारत की या फिर दक्षिण भारत की। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे डी, दक्षिण भारत की। तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़, इतना सारा जो भाषा बोला जाता है वो कहाँ बोला जाता है, भारत के दक्षिण साइड में। ठीक है ना, कि दक्षिण भारत में। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप कब बने। तो पहली बार जो देवनागरी लिपि के टाइप बने थे वो कब, तो करीब 2 सदी पहले, करीब 3 सदी पहले, करीब 5 सदी पहले या फिर करीब 14वीं सदी के पहले। तो 27 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, करीब 2 सदी पहले। कितना, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अक्षरों की कहानी किसकी रचना है। तो अक्षरों की कहानी जो लिखा गया वो किसके द्वारा। ऑप्शन है मैक्स मूलर, गुणाकर मूल्य, बिरजू महाराज, रामविलास शर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुणाकर मूल्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नागरी लिपि निबंध गुणाकर मूल्य की किस पुस्तक से लिया जाता है। तो नागरी लिपि जो लिया गया है ना निबंध, वो गुणाकर मूल्य के किस पुस्तक से लिया गया है। तो ऑप्शन दिया गया अक्षरों की कहानी, नक्षत्र लोक, भारतीय लिपियों की कहानी, अंतरिक्ष यात्रा। तो 29 का राइट आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय लिपियों की कहानी। भारतीय लिपियों की कहानी जो है ना, उसी से किसको लिया गया है यहाँ पर, तो नागरी लिपि निबंध जो लिखा गया है उसको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 9वीं सदी में सुदूर दक्षिण से प्राप्त वर्गुन का पलियम ताम्रपत्र किस लिपि में है। तो यानी कि ताम्रपत्र जो मतलब तांबा का जो पत्र पे लिखा गया है वो सब किस में, तो नागरी लिपि, रोमन लिपि, ब्राही लिपि या फिर खरोष्टी लिपि। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नागरी लिपि। क्या हो जाएगा यहाँ पे, नागरी लिपि को ही देवनागरी लिपि भी कहते हैं। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है। तो सूर्य नामक पुस्तक जो लिखा है वो किसकी रचना है। ऑप्शन दिया गया मैक्स मूलर, बिरजू महाराज, गुणाकर मूल्य, फिर महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुणाकर मूल्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, नेपाली को ही कहा जाता है, मतलब उसमें एक अलग नेवारी मतलब उसी टाइप में आता है एक
ये भी भाषा है नेवारी। तो वो जो भाषा होता है जैसे हिंदी है, मराठी है, नेपाली है, उसी तरह से है नेवारी भाषा है। जो उसका लिपि क्या, ये चीज़ पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है देवनागरी, खरोष्टी या फिर सैरसेनी या फिर ब्राह्मी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो लिखा जाता है देवनागरी में। किस में लिखी जाती है, देवनागरी में लिखी जाती है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है। तो भारतीय लिपियों की जो कहानी है, पुस्तक जो लिखा गया वो कौन से लेखक के द्वारा। तो ऑप्शन दिया गया भीमराव अम्बेडकर, मैक्स मुलर, यतीन्द्र मिश्र, गुणाकर मूले। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुणाकर मूले। ठीक है, क्या है, गुणाकर मूले हो जाएगा। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए दिया गया है हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस भाषा में लिखी जाती है। तो हिंदी हो या इसकी विविध यानी और जो साइड से भाषा सब है उसको किस लिपि में बोला जाता है, मतलब लिखी जाती है। तो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर देवनागरी, खरोष्टी या तेलुगु या फिर ब्राह्मी। तो इसका आंसर जो है ना आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आप जिस पीडीएफ से भी पढ़ा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस पीडीएफ आप लोग को मिले, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग को इस मतलब व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है और आप लोग को बोलना है कि हमें मतलब जो भी जिस भी बार आप लोग बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो बोलना है कि इस बार हमको मतलब बोर्ड एग्जाम फाइनल देना है और उसके लिए हमको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का कोई भी फी नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री है। आप लोग आराम से ज्वाइन कीजिए और अच्छे से पढ़िए और अच्छा ज्ञान प्राप्त कीजिए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ में वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बस आप सभी अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। आप लोगों के लिए हम एक से एक कंटेंट लेकर के आते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लव यू ऑल। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।